Hello friends, welcome back to Differential Academy. In this video, we are going to discuss about engineering services and GATE previous year series of refrigeration and air conditioning. देखिए जितने भी हमारे प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने टेक्निकल के सारे सब्जेक्ट्स के जो ईएससी और गेट सीरीज स्टार्ट की थी। जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं तो उनको मैं थोड़ा सा एक ब्रीफली देता हूँ कि हमने क्या क्या पहले जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उसमें कवर किया है। देखिए जितने भी टेक्निकल लेक्चर्स हैं हम उनके इंजीनियरिंग सर्विस और गेट की प्रीवियस सीरीज़ कर रहे हैं, और जो हमारे एसएससी जेई और आपके वाइजैक स्टील है एनएलसी एग्जाम है उनके लिए हम उनके प्रीवियस ईयर सीरीज़ को डेली मॉर्निंग में कवर कर रहे हैं। तो जो लोग उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसको भी ले सकते हैं, और उन सभी वीडियोस का प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, ठीक है। और बात करते हैं नॉन टेक्निकल वाले पोर्शन की। देखिए नॉन टेक्निकल पोर्शन अब आने वाले सभी एग्जाम में हमारे क्या पूछा जाता है, चाहे वो आप बात करें वाइजैक स्टील के बारे में बात करें और चाहे आप एनएलसी और एसएससी जेई के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपका नॉन टेक्निकल के लिए भी हम जनरल अवेयरनेस और आपका जो रीजनिंग सेशन है उसको भी डेली हम इवनिंग में डिस्कस करते हैं। उसका लिंक भी मैंने प्लेलिस्ट में का जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टेक्निकल का लेक्चर जो कि आपके आरएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में है। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। देखिए इन अ सर्टेन आइडियल रेफ्रिजरेशन सिस्टम द COP ऑफ द हीट पंप इज 5, द साइकिल अंडर आइडेंटिकल कंडीशन रनिंग एज हीट इंजन विल हैव द एफिशिएंसी। देखिए COP ऑफ द हीट पंप क्या होती है। देखिए हीट पंप की COP होती है आपकी हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और जब हम बात करते हैं रेफ्रिजरेटर की तो रेफ्रिजरेटर के केस में हो जाता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। और अगर मैं सर्किट का फिगर बनाता हूं तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका डिवाइस है, ठीक है, और ये आपका T2 टेम्परेचर, ये आपका सोर्स है T1 टेम्परेचर, ठीक है। और ये Q1 इज द हीट जो हम पंप कर रहे हैं सिस्टम के अंदर, और Q2 क्या है हमारा, जो हीट हमारा क्या है जो लो टेम्परेचर पे आपके हीट एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम। और W इनपुट है हमारा वर्क इनपुट होंगे, ये वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस है, दैट मीन्स एंटी क्लॉकवाइज जब इसका हम साइकिल बनाते हैं PV डायग्राम के अंदर तो ये एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है हमारी, तो हीट पंप है, ठीक है। और यहाँ पे हमारा सिस्टम क्या होता है ये वाला पोर्शन, तो इसको हम बोलते हैं जहाँ पे हीटिंग इफेक्ट, और रेफ्रिजरेटर के हम लिए लेते हैं ये वाला पोर्शन जो हमारा क्या करता है हीट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द सिस्टम, उसको बोलते हैं रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। तो हमें देखिए क्या ये हमारा थोड़ा सा फंडामेंटल मैंने डिस्कस कर दिया जो भी फर्स्ट टाइम ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने पहले 2 लेक्चर नहीं लिए हैं, ठीक है। और अगर बात करते हैं COP के फॉर्मूला की अगर हम हीट पंप के लिए तो वो होता है आपका हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, ठीक है। इन टर्म ऑफ हीट बात करें तो वो आपका हो जाएगा Q1 डिवाइडेड बाय Q1 माइनस Q2, ये आपका हो जाता है वर्क इनपुट, ठीक है, या फिर पावर इनपुट। और अगर हम रिवर्सिबल का केस लेते हैं तो हमारा क्या होता है जो आपका ये फंक्शन ऑफ टेम्परेचर हो जाता है, तो हम इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर विच इज इक्वल टू T1 बाई T1 माइनस T2, ठीक है। तो ये हमारे फॉर्मूले हैं फॉर हीट पंप, और ये जो पोर्शन है ये हम यूज करते हैं रिवर्सिबल कंडीशन के लिए या आइडियल कंडीशन के लिए और आइडेंटिकल कंडीशन के लिए भी, ठीक है। जैसे कि हमें यहाँ पे बोला गया आइडेंटिकल का मीनिंग यहाँ पे क्या है, रिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है। तो हमें क्या पूछा गया है, देखिए एफिशिएंसी क्या होगी, ठीक है। तो हम बात करते हैं कि सर्टेन आइडियल रेफ्रिजरेशन साइकिल। तो अगर बात करते हैं देखिए इसकी हमें जो COP ऑफ हीट पंप दे रखी है, तो COP ऑफ हीट पंप कितनी होती है 5 हमें दिया हुआ है, देखिए। और COP ऑफ हीट पंप क्या होता है, ये आपका हो जाएगा 1 बाय एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, ठीक है। तो ये आपका हीट पंप के साथ और आपका जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन है ये इसमें रिलेशन है। अगर फॉर्मूला के बारे में बात करूं, देखिए हीट इंजन की जो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन क्या होती है वो होती है T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। और अगर ये रिवर्सिबल के केस के लिए है और मैं बात करता हूँ जनरल कंडीशन के लिए, तो आप जनरल कंडीशन फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q2, वो आपका वर्क इनपुट है और आपका वर्क डन है, और ये आपका हो जाता है हीट सप्लाई, ये आपका क्या हो जाएगा Q1 हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका देखिए वर्क डन है और ये हीट सप्लाइड है, और यहाँ पे जस्ट ये क्या है हमारा ये रिवर्स है, ठीक है। तो ये आपका क्या है 1 बाय एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। तो बेसिकली हमें क्या है हीट इंजन की एफिशिएंसी पूछी हुई है, तो हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 1 डिवाइडेड 5, दैट मीन्स 0.20। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन को मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपके पास क्या हो थ्योरी भी साथ साथ कवर होती रहे, बिकॉज जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको अगर थ्योरी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो साथ साथ मैं थोड़ा सा आपको एसोसिएटेड नॉलेज भी दे दूंगा ताकि आपको प्रॉपर रिवीजन होती रहे टॉपिक के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए द COP ऑफ द कार्नोट पंप यूज्ड फॉर द हीटिंग रूम टेम्परेचर एट 20 डिग्री सेल्सियस बाय एक्सचेंजिंग द हीट विद द रिवर वाटर। देखिए कार्नोट के बारे में बात किया, कार्नोट का मतलब क्या है आपका रिवर्सिबल कंडीशन है, ठीक है। और हमें क्या है टेम्परेचर लिमिट दी हुई है। देखिए टेम्परेचर लिमिट से हमें पता होगा T1 T2 की वैल्यू हमारे पास है, तो T1 इज द हायर टेम्परेचर एंड T2 इज द लोअर टेम्परेचर। T1 की वैल्यू आपके पास है 20 डिग्री सेल्सियस और 273 को ऐड करोगे बिकॉज आप क्या जो वैल्यू पुट करते हो केल्विन के अंदर एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो ये आपका हो जाएगा 293 केल्विन, और ये 10 डिग्री सेल्सियस प्लस 273 दैट इज इक्वल टू 283 केल्विन, ठीक है। और आपको क्या निकालना है, आपको कार्नोट साइकिल है और आपको हीटिंग जो रूम कर रहा है हमारा, देखिए हीट कर रहा है और हमारा क्या है हीट पंप की तरह बिहेव कर रहा है, तो आपको COP कैलकुलेट करनी है।
तो बेसिकली सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है हीट पंप के लिए, दैट इज इक्वल टू हीटिंग इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और फॉर रिवर्सिबल कंडीशन जो हमारा ये फंक्शन हो जाता है टेम्परेचर का, तो विच इज इक्वल टू T1 बाई T1 माइनस T2। तो बेसिकली फॉर्मूला पुट करना है आपको, तो आपका हो जाएगा 293 डिवाइडेड बाय 293 माइनस ऑफ 283, दैट इज इक्वल टू आफ्टर द डिवीजन और सोल्व करोगे तो आपको आंसर विल भी आ जाएगा 290.3। ठीक है, तो ये आपका आंसर निकल के आएगा, देखिए किसके अंदर, डिग्री सेल्सियस के अंदर। ठीक है, आप आफ्टर द सब्ट्रैक्शन ऑफ 273, जब आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी विल बी द राइट आंसर। 29.3 आपका क्या है, डिग्री सेल्सियस में आंसर सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, ऑल्दो अ हीट पंप इज अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफर्स व्हेन इट इज ऑपरेटिंग ऑन द हीटिंग साइकिल। देखिए क्या बोला गया है इसके बारे में, द ऑल्दो हीट पंप इज अ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम है, बिकॉज एक तरीके से क्या है, बट यहाँ पर हम लेते हैं आपका हीटिंग इफेक्ट और रेफ्रिजरेटर में लेते हैं हम रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, एंड द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस डिफर फ्रॉम द ऑपरेटिंग कंडीशन ऑफ द हीटिंग साइकिल। ठीक है, ये कंडीशन और रीजन क्या दिया गया है, देखिए इट इज द कंडेंसर हीट दैट इज यूजफुल इंस्टेड ऑफ द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। इट इज अ कंडेंसर हीट दैट इज यूजफुल द डिजायर्ड इफेक्ट। देखिए कंडेंसर में क्या करते हैं, हम हीट को रिजेक्ट करते हैं, वो कि हमारा डिजायर्ड इफेक्ट है हमारा, दैट मीन्स बोथ हमारी जो स्टेटमेंट है वो कि क्या है, हमारी सही है। ठीक है, असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है, हमें दोनों जो स्टेटमेंट को बताना होता है कि दोनों सही है और हमारा जो रीजन है करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है क्या नहीं असर्शन का। ये फंडामेंटल क्वेश्चन हमारे पूछा गया था आईएएस के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन द रिवर्सिबल साइकिल दैट सोर्स टेम्परेचर इज 227 डिग्री सेल्सियस एंड द सिंक टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस एंड द मैक्सिमम अवेलेबल वर्क फॉर अ हीट इनपुट दैट इज 100 किलो जूल। वर्क इनपुट हमें कैलकुलेट करना है। देखिए रिवर्सिबल साइकिल है और टेम्परेचर T1 हमारे पास गिवन है 227 डिग्री सेल्सियस एंड T2 इज 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और हमारे पास देखिए क्या है आपका Q1 आपका क्या है, हीट सप्लाई, वो है आपका 100 किलो जूल आपको कैलकुलेट करनी है। देखिए मैक्सिमम अवेलेबल वर्क हमारे पास कैलकुलेट करना है आपको। देखिए अगर बात करते हैं टेम्परेचर लिमिट है, रिवर्सिबल कंडीशन है, तो आपकी एफिशिएंसी क्या होगी आपकी इंजन की, दैट इज इक्वल टू T1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू, तो आपका T1 टेम्परेचर हो जाएगा 227 प्लस 273 माइनस 27 प्लस 273 डिवाइडेड बाय 227 प्लस 273। ठीक है, तो ये आपको केल्विन में पुट करना है। ठीक है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, तो उसके बाद आपकी एफिशिएंसी विल बी 0.4 यानी कि 40% आपकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं फिर आपको कैलकुलेट करना है वर्क इनपुट। ठीक है, मैक्सिमम कितना वर्क इनपुट पुट कर सकते हो आप किसी भी डिवाइस के अंदर। ठीक है, अगर आपको गिवन कंडीशन ये दी हुई है, तो वर्क इनपुट क्या होता है, देखिए तो आपका वर्क इनपुट हो जाएगा, आपके पास एफिशिएंसी है, देखिए एफिशिएंसी आपका हो जाएगा वर्क इनपुट डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, और एफिशिएंसी आपकी 0.4, वर्क डन आपको निकालना है, और आपका हीट सप्लाइड कितना है 100 किलो जूल। तो बेसिकली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर विल भी आ जाएगा 40 किलो जूल। ठीक है, तो 40 किलो जूल ऑफ वर्क डन हमारा जो सिस्टम क्या करेगा, इंजन क्या करेगा, वो परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ द रेफ्रिजरेटर ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल इज 4। ठीक है, रिवर्स कार्नोट साइकिल दैट मीन्स क्या है, सीओपी हमें रेफ्रिजरेटर का दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 4 एंड द रेशियो ऑफ द हाईएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर टू द लोएस्ट टेम्परेचर दैट मीन्स क्या है, T1 बाई T2 की वैल्यू पूछी हुई है। देखिए सीओपी जो रेफ्रिजरेटर की होती है आइडियल कंडीशन के लिए, तो क्या हो जाएगा आपका T2 डिवाइडेड बाय, ठीक है, T2 डिवाइडेड बाय T1 माइनस T2, ये बताता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और ये आपका शो करता है वर्क सप्लाइड या वर्क इनपुट। ठीक है, तो ये हमें वैल्यू दे रखी है 4। अब इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो क्या लिख सकता हूँ, देखिए अगर मैं सीधा क्या कर लेता हूँ, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, 4 इंटू T1 माइनस T2 इज इक्वल टू T2। ठीक है, 4 टाइम ऑफ T1 इज इक्वल टू T2 प्लस 4 टाइम ऑफ T2। तो ठीक है, ये हो जाएगा 4T1 दैट इज इक्वल टू 5 ऑफ T2, और हमको कैलकुलेट करना है विद द रेशियो ऑफ T1 बाई T2। तो T1 बाई T2 क्या हो जाएगा आपका, T1 बाई T2 इज इक्वल टू 5 बाई 4, और ये देखिए जब डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा इसका, आपका आंसर विल बी 1.25। ठीक है, जब 4 से डिवाइड करोगे, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेफ्रिजरेटर सिस्टम ऑपरेट्स ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल and the temperature for the system is higher temperature that is 40 degree Celsius and the lower temperature is 20 degree Celsius. The capacity of the ton of refrigeration is 10 TR. What is the heat rejected from the system per hour? ठीक है, हमारे पास कंडीशन दी हुई है, देखिए टेम्परेचर है हमारा T1 दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, T2 हमारे पास टेम्परेचर है, लोअर टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस। ये आपको 273 ऐड करके जब आप एब्सोल्यूट वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, और हमारे पास क्या है, देखिए जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है वो आपका क्या है, 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन। देखिए 1 TR का वैल्यू होता है आपका 3.5 किलो वाट,
और 210 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। ये हमारी 1 TR का जो एब्सोल्यूट जो आपके वैल्यू होती है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। तो आपको देखिए वैल्यू का सारी दी बने, तो आप देखिए COP निकाल सकते हैं यहाँ से। COP आपका हो जाएगा 293 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। आपका हो जाएगा 293 डिवाइडेड बाय 213, ठीक है। तो ये आपका मैं पुट कर देता हूँ डायरेक्ट, ये आपका हो जाएगा T2 दैट इज़ 20 प्लस 273, ठीक है, डिवाइडेड बाय 40 प्लस 273 केल्विन माइनस ऑफ 20 प्लस 273, ठीक है। यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो आपका जो COP निकल के आएगा दैट इज़ 293 डिवाइडेड बाई 20, और COP आपका क्या होता है, आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क सप्लाइड, ठीक है। और आपको कैलकुलेट करना है कितना आप क्या करोगे, वर्क दोगे सिस्टम को, ठीक है। तो आपको देखिए यहाँ से आप निकाल सकते हो वर्क सप्लाइड। और देखिए अगर रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बारे में बात करें तो वो हमें दे रखा है 10 TR, ठीक है। तो 10 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है, और इसको कन्वर्ट करते हैं हमारे किलो जूल पर आवर के अंदर, क्योंकि हमें कैलकुलेट करना है किलो जूल पर आवर के अंदर, ठीक है। तो ये आपका मल्टीप्लाई बाय 14 इंटू 10⁻3, तो ये आपका हो जाएगा किलो जूल पर आवर, ठीक है। ये वैल्यू कहाँ से आई है, देखिए ये वैल्यू यहाँ से आई है जब आप 3.5 को मल्टीप्लाई करते हो 60 से, और फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करते होगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, किलो जूल पर आवर के अंदर आ जाएगा। और पर सेकंड के अंदर निकालना है तो डिवाइडेड बाय 3600 कर दोगे, 3600 से डिवाइड कर दोगे, तो आपका ये वैल्यू दोबारा कैलकुलेट होगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और जब आप रेफ्रिजरेशन इफेक्ट की वैल्यू पुट करके क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आंसर आएगा वर्क इनपुट का, ठीक है। तो वर्क इनपुट विल बी 150 मेगा जूल, दैट इज आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा, बिकॉज हमारे पास कोई भी ऑप्शन यहाँ पे रिलेवेंट नहीं है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर, वो बताता है आपका नन ऑफ दीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल टेक्स आउट द 2 किलोवाट ऑफ द हीट फ्रॉम द रेफ सिस्टम एट 200 केल्विन, ठीक है। हमें रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या फिर हमारा Q2 गिवन है, जो हमारा हीट जो हमारा रिजेक्शन कर रहा है दैट इज इक्वल टू 2 किलोवाट, ठीक है। T1 हमारे पास टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 300 केल्विन्स, ठीक है। और T2 आपका टेम्परेचर है दैट इज इक्वल टू 200 केल्विन, और हमको कैलकुलेट करना है द COP एंड पावर कंज्यूम। देखिए COP क्या होता है आपका, COP होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और आइडियल कंडीशन या रिवर्सिबल या फ्रिक्शनलेस कंडीशन के लिए आपका टेम्परेचर की फॉर्म में हम इसको लिखते हैं T2 बाय T1 माइनस ऑफ T2, ठीक है। तो यहाँ से आप T2 हो जाएगा दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 300 माइनस ऑफ 200 दैट इज इक्वल टू 200 डिवाइडेड बाय 100। तो COP आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन 2 आ जाएगा, ठीक है। दैट मीन्स आपके ए और बी तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या पूछा हुआ है, देखिए वर्क इनपुट। तो COP आपका 2 है, और आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट वैल्यू 2 दे रखी है, और वर्क इनपुट हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे, और आपका क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स वर्क इनपुट दैट इज इक्वल टू 1 किलोवाट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, और देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज और आपके IAS के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो आपको देखिए पता लग जाएगा कि कितना फंडामेंटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस आपको क्या है, बेसिक आपके फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए ताकि आप इजीली क्वेश्चन को टैकल कर पाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए रेफ्रिजरेटिंग मशीन वर्किंग ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल कंज्यूम 6 किलोवाट। देखिए वर्क इनपुट हमारा जो है कंज्यूम है, वर्क इनपुट और पावर इनपुट है वो हमें दी हुई है 6 किलोवाट, ठीक है। और जो कंडीशन है वो हमारी रेफ्रिजरेटर के लिए है, ठीक है। टू प्रूव द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा दिया हुआ है दैट इज 1000 किलो जूल पर मिनट, ठीक है। आपको किलो जूल पर मिनट है तो आपको कैलकुलेट करना है किलो जूल पर सेकंड के अंदर, तो आपको डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका डिवाइडेड बाय 60 हो जाएगा, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, देखिए और फॉर मेंटेनिंग द रीजन एट द 40 डिग्री सेल्सियस, और टेम्परेचर आपको जो लोअर टेम्परेचर दैट इज इक्वल टू 40 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो ये आपका हो जाएगा 233 केल्विन। ये टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है स्पेस के अंदर, तो हायर टेम्परेचर की वैल्यू पूछी हुई है T1 की वैल्यू। देखिए अब बात करते हैं, देखिए फॉर्मूले के बारे में। फॉर्मूला क्या कहता है आपका, COP इज इक्वल टू T2 माइनस T2 अपॉन T1 माइनस T2, ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट, और आपके पास रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है और वर्क इनपुट आपके पास ये वैल्यू है, ठीक है। आपको कैलकुलेट करना है मैक्सिमम टेम्परेचर, तो आप देखिए ये वैल्यू आप दोनों हम यहाँ से पुट कर सकते हैं। T2 हमारे पास है 233 केल्विन, T1 हमको कैलकुलेट करना है T2 दैट इज इक्वल टू 233 केल्विन, और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाएगा आपका 100/6, और ये आपका वर्क इनपुट है 6 किलोवाट, ठीक है। तो ये आपका डिवाइडेड बाय नीचे मल्टीप्लाई होगा दैट इज ये 6 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और देखिए आपको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर विल भी आ जाएगा, T1 की वैल्यू आपकी कैलकुलेट होगी दैट इज इक्वल टू 316.88, ठीक है। कई बार क्या होता है ये आंसर भी दे दिया जाता है, आप बच्चे क्या करते हैं इसको A लगा देंगे, बट एक्चुअल में क्या है A आंसर देखिए गलत है, बिकॉज A आंसर हमारा क्या है डिग्री सेंटीग्रेड में निकालना है, और ये हमारी वैल्यू निकली है केल्विन में निकली है। ध्यान रखना ये वैल्यू हम पुट करते हैं टेम्परेचर की
ये केल्विन्स के अंदर करते हैं, एब्सोल्यूट स्केल के अंदर करते हैं। बट आपको जब आंसर पूछा जाता है वो डिग्री सेल्सियस में पूछा जाता है, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा -273। दैट मीन्स ऑप्शन विल बी 43.88 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सीओपी ऑफ अ कार्नोट साइकिल डिक्रीजेज। देखिए सीओपी हमारी किस पर डिपेंड करती है। देखिए सीओपी आपकी कार्नोट के लिए बात करते हैं, दैट इज T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस T2। ठीक है। और अगर बात करते हैं नॉर्मल, अगर जो फॉर्मूला है वो आपका बताता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। ये हमारा क्या है, आइडियल कंडीशन के लिए, कार्नोट कंडीशन के लिए, रिवर्सिबल कंडीशन के लिए, फ्रिक्शनलेस कंडीशन के लिए फॉलो करते हैं। ठीक है। अब देखिए सीओपी आपका क्या है, देखिए जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, T1 जो टेम्परेचर है, तो आपकी जो ये कंप्लीट वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी, और सीओपी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है। तो यही उसने पूछा गया साइकिल की जो सीओपी कब डिक्रीज होगी। तो ऑप्शन देखिए हमारे डिक्रीजिंग द डिफरेंस ऑफ ऑपरेटिंग टेम्परेचर, क्या ये हो सकता है। देखिए अगर हम इसको डिफरेंस को डिक्रीज करेंगे तो सीओपी अल्टीमेटली क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो ये तो नहीं होगा। कीपिंग द अपर टेम्परेचर कांस्टेंट एंड द इंक्रीजिंग द लोअर टेम्परेचर, जब हम ये टेम्परेचर को बढ़ाएंगे दैट मीन्स माइनस वाली वैल्यू बढ़ेगी, तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए ये वैल्यू, टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है। और हमारी जब सीओपी क्या होगी, इंक्रीज होगी, दैट मीन्स ये भी नहीं होगा। और ऑप्शन सी देखते हैं, इंक्रीजिंग द अपर टेम्परेचर एंड कीपिंग द लोअर टेम्परेचर कांस्टेंट। ये टेम्परेचर हमने बढ़ाना है और ये कांस्टेंट रखना है। देखिए अल्टीमेटली वैल्यू क्या होगी, हमारी बढ़ेगी, और सीओपी हमारी क्या होगी, रिड्यूस होगी। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, और डी विल बी इजिली एलिमिनेटेड। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए द एफिशिएंसी ऑफ द कार्नोट इंजन इज गिवन 0.75। कार्नोट इंजन की जो हमारे पास एफिशिएंसी है वो है आपकी 0.75। इफ द साइकिल डायरेक्शन इज रिवर्स, ठीक है, साइकिल की डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया गया है, तो वो हमारी व्हाट विल बी द सीओपी ऑफ द कार्नोट रेफ्रिजरेटर। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको तीन चीज़ों से दो स्टेप आपको करने के। देखिए पहले तो आपको याद रखना है, देखिए एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन इज रिवर्स ऑफ हमारा सीओपी ऑफ हीट पंप। ठीक है, एक तो ये कंडीशन आपको याद रखनी है पहली चीज़। और अगर दूसरा स्टेप क्या है हमारा, देखिए दूसरे स्टेप हम ऐसे कर सकते हैं। देखिए अगर हमारे पास जो गिवन है एफिशिएंसी दैट इज 0.75 ऑफ हीट इंजन, और हीट इंजन का फॉर्मूला होता है दैट इज T1 माइनस ऑफ T2, दैट इज वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई। इन टर्म ऑफ टेम्परेचर हम लिख सकते हैं T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1, और ये आपकी वैल्यू 0.75। देखिए इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1 इज इक्वल टू 0.75, और ये हो जाएगा आपका 0.75 माइनस T2 बाई T1, तो ये इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट होगी दैट इज इक्वल टू 1/4 T2 अपॉन T1। ठीक है, तो T2 की वैल्यू 1 और T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। ठीक है, और आपको क्या निकालने हैं, COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर क्या होगा आपका, देखिए ये आपका T2 बाई T1 माइनस T2 होता है, तो T2 की वैल्यू आपके पास देखिए क्या है, दैट इज 1, और T1 की वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 1/3 0.33। ठीक है, तो आपका देखिए इजीली आपका देखिए देख सकते हैं यहाँ से ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बहुत ही फंडामेंटल और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं देखिए इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर भी। बट क्या होगा, आपको बस थोड़ा सा क्या है, फॉर्मूले पे कमांड करनी है, और आपको कैसे कैसे चीज़ों को डेटा एक्सेप्ट करना आना चाहिए। देखिए जितने भी क्वेश्चंस होते हैं वो डेटा बेस्ड ही होते हैं ज़्यादातर हमारे इंजीनियरिंग सर्विसेज के, और आपके जितने भी टेक्निकल के एग्जाम्स हैं। ठीक है, बहुत थोड़ा बहुत होता है क्वेश्चन जिनके अंदर बहुत टिपिकल कंसेप्ट को हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द कार्नोट रेफ्रिजरेटर वर्क बिटवीन द टेम्परेचर ऑफ द T1 टेम्परेचर हमारे पास है। कार्नोट रेफ्रिजरेटर के बारे में बात की हुई है। देखिए टेम्परेचर इज 200 केल्विन। T2 टेम्परेचर इज आपका है आपका देखिए 300 केल्विन आपका है हायर टेम्परेचर, 200 आपका हो जाएगा लोअर टेम्परेचर। ठीक है, अब इसके बारे में देखिए बात करते हैं, और हमारे पास क्या क्या वैल्यू गिवन है। इफ़ द रेफ्रिजरेटर रिसीव्स 1 किलोवाट ऑफ हीट, ठीक है, और जो रेफ्रिजरेटर क्या कर रहा है, 1 किलोवाट ऑफ हीट रिसीव कर रहा है, तो वर्क रिक्वायरमेंट क्या कर रहे हैं, हमें पूछी हुई है। वर्क इनपुट हमें पूछा गया है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका क्या है, 1 किलोवाट जो हीट क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर रहा है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है। तो देखिए अगर बात करते हैं वर्क इनपुट की, तो COP का फॉर्मूला क्या होगा, देखिए वो होता है आपका T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस ऑफ T2 इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाई वर्क इनपुट या पावर इनपुट। ठीक है, तो T2 हमारे पास देखिए है 200 डिवाइडेड बाई 300 माइनस ऑफ 200 इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारे पास 1 किलोवाट है, और वर्क इनपुट हमें कैलकुलेट करना है। देखिए सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, विच इज इक्वल टू 0.5 किलोवाट। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इट इज प्रपोज टू बिल्ड द रेफ्रिजरेशन प्लांट फॉर अ कोल्ड स्टोरेज टू मेंटेन एट 3 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हमको 3 डिग्री सेल्सियस पर कोल्ड स्टोरेज को मेंटेन करना है। ठीक है, और हमारे पास देखिए क्या है, COP गिवन है। द एम्बिएंट टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस। इफ 5 × 10⁶ किलो जूल ऑफ एनर्जी इज कंज्यूम रिमूव्ड फ्रॉम द कोल्ड स्टोरेज। ठीक है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 5 × 10⁶ किलो जूल पर आवर। ठीक है, पर आवर की वैल्यू हमें गिवन है यहाँ पे। ठीक है, और हमें क्या है, COP हमें क्या दे रखी है, देखिए COP हमें निकालनी है विद द हेल्प ऑफ टेम्परेचर।
दैट इज T2 डिवाइडेड बाई T1 माइनस ऑफ T2। T2 आपका देखिए टेम्परेचर क्या है 3 + 273 डिवाइडेड बाई 27 + 273 माइनस 3 + 273। यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप COP, वो आपकी कैलकुलेट होगी। देखिए 9 आपका आ जाएगा COP, और 9 निकालने के बाद COP इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट। ठीक है, तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा आपका, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका है 5 × 10⁻6 डिवाइडेड बाय COP। 9 से डिवाइड करोगे तो आपका आएगा 154.3 किलोवाट। दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। देखिए जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, फंडामेंटल क्वेश्चंस आते हैं, आपको फॉर्मूले पुट करने आने चाहिए, कैसे कैसे चीज़ों को लेके चलता है, बस आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आते रेफ्रिजरेशन के बारे में, अगर हम देखते हैं, चाहे वो SSC JEE के बारे में बात करें, चाहे वो हम किसी भी एग्जाम के बारे में बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ द हीट इंजन ऑफ 40% थर्मल एफिशिएंसी, थर्मल एफिशिएंसी हमारी क्या है हीट इंजन की 40% है, दैट इज 0.40। और COP के बारे में बात करते हैं। एम द हैविंग द COP ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ रेफ्रिजरेटर, COP ऑफ रेफ्रिजरेटर दैट इज 5। देन द हीट इनपुट टू द हीट इंजन फॉर द ईच किलोजूल ऑफ हीट रिक्वायर्ड फ्रॉम द कोल्ड बॉडी टू द रेफ्रिजरेटर। देखिए हमें बोला गया है कि कोई हीट इंजन है जो 40% जिसकी एफिशिएंसी है, और जो उसका वर्क, जो इनपुट, जो वर्क प्रोड्यूस कर रहा है, वो हमारा यूज़ कर रहा है किसी भी रेफ्रिजरेटर को चलाने के लिए। अगर सर्किट डायग्राम बनाता हूँ तो हमारे पास देखिए ये हमारा हीट इंजन है, ये कोई वर्क प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, और ये आपका क्या है, सिंक है, ये सोर्स है। ठीक है, ये Q1 हमारा सप्लाई है हमारे आपका हीट इंजन के लिए, और ये हमारा क्या कर रहा है, कोई रेफ्रिजरेटर को ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, और ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, और आपका ये क्या है, आपका जो हीट आपका पंप कर रहा है बाहर की ओर। ठीक है, तो हमें कैलकुलेट करना है द रेशियो ऑफ, ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है। देखिए आपका जो रेशियो है हमारा, देखिए ये आपका Q1 हीट सप्लाई डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट को बारे में। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन पुट करते हैं। एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन दैट इज इक्वल टू वर्क डन डिवाइडेड बाय हीट सप्लाई, और एफिशिएंसी हमारे पास है 0.40। वर्क डन हमें कैलकुलेट नहीं करना है। देखिए एक बात, हमारे पास क्या है, Q1 है, Q1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 1 किलोवाट। ठीक है, तो वर्क डन आपका हो जाएगा 0.4 × Q1। ठीक है, वर्क आपके ये आ जाएगी आपकी वर्क डन की फर्स्ट इक्वेशन। और अगर बात करते हैं रेफ्रिजरेटर के लिए, देखिए COP आपकी होती है आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और COP आपके पास है 5 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाय वर्क इनपुट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वर्क इनपुट आपका आ जाएगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय 5। तो दो इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन को जब हम इक्वेट करेंगे तो आपका देखिए आएगा 0.4 × Q1 इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय 5। आपको क्या निकालना है, रेशो निकालना है। तो रेशो निकालना है Q1 डिवाइडेड बाय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो ये आपका आ जाएगा 1/5 × 0.4। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5 × 4 दैट इज, ये आ जाएगा 2, 1/2। ऑप्शन क्या हो जाएगा 0.5, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 0.5 इज द रेशो ऑफ रेफ्रिजरेशन इफेक्ट और हमारा हीट सप्लाई का। नेक्स्ट देखते हैं, रिवर्सिबल हीट इंजन हैज़ द आइडियल थर्मल एफिशिएंसी दैट इज 30%। रिवर्सिबल हीट इंजन की हमें एफिशिएंसी दे रखी है, देखिए उसकी एफिशिएंसी हमारे पास 30% है, दैट इज 0.30। व्हेन इट इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेटर मशीन, जब इसको रेफ्रिजरेशन मशीन की तरह यूज़ करते हैं तो COP क्या होगी। देखिए अब ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ रखा है। देखिए COP ऑफ हीट पंप क्या होती है, वो आपकी इन्वर्स होती है एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। ठीक है, तो COP ऑफ हीट पंप क्या हो जाएगी 1/0.30। तो ये आपका, मैं अगर कैंसिल करता हूँ तो आपका हो जाएगा 10/3। ठीक है, ये COP ऑफ हीट पंप हो गया। आपको कैलकुलेट करना है COP ऑफ द रेफ्रिजरेटर। तो COP ऑफ रेफ्रिजरेटर होती है आपकी COP ऑफ हीट पंप -1, दैट मीन्स 10/3 -1 हो जाएगा। तो ये आपका क्या आ जाएगा 10, ये आपका ये हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 3, 10 - 3 7/3, तो आपका आ जाएगा 2.33। ठीक है, तो ये ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको फॉर्मूला याद रखना है, COP ऑफ हीट पंप इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन। ठीक है, और आपको दूसरा फॉर्मूला याद रखना है, COP ऑफ हीट पंप इज इक्वल टू COP ऑफ रेफ्रिजरेटर +1, मतलब एक आपकी ज़्यादा होगी हीट पंप की जो COP होती है हमारे रेफ्रिजरेटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, when the solid carbon dioxide is exposed to atmosphere it get transformed directly into the vapor absorbing the latent heat of sublimation। देखिए जब CO2, जब ड्राई CO2 होती है, उसको आप सॉलिड ड्राई आइस भी बोलते हैं, जो सॉलिड आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो जैसे ही एटमॉस्फेयर के अंदर आती है तो डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाती है वेपर्स के अंदर, बिकॉज वो अपनी जो लेटेंट हीट है ऑफ सब्लिमेशन है वो क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, और लेटेंट हीट का मीनिंग क्या है, जब हमारा फेज चेंज होता है किसी भी जो आपके सब्सटेंस का एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उस टाइम पे आपका क्या होता है, लेटेंट हीट कहलाती है। कांस्टेंट टेम्परेचर पे कोई भी फेज चेंज होता है हमारी प्रोसेस में। और द ट्रिपल पॉइंट ऑफ CO2 हमारा क्या होता है 216 केल्विन। तो हमारे दोनों ऑप्शन क्या है हमारे, देखिए
दोनों ऑप्शन सही हैं, दैट मीन्स ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। इसी की वजह से हमारा क्या होता है, ये लेटेंट हीट को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द सीओपी ऑफ एन एयर कंडीशनिंग प्लांट इज लोअर देन दैट ऑफ एन आइस प्लांट। देखिए एक्चुअल में क्या होता है, ये हमारी स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बिकॉज एयर कंडीशनिंग प्लांट की जो सीओपी होती है वो ग्रेटर होती है सीओपी ऑफ आइस प्लांट। और अगर बात करते हैं टेम्परेचर लिमिट के बारे में, तो टेम्परेचर लिमिट हमारी जो आइस प्लांट की क्या होगी, लोअर होगी आपकी, ठीक है। टेम्परेचर लिमिट जो आपकी होती है एसी प्लांट की, वो आपकी क्या होती है, ग्रेटर होती है, और टेम्परेचर लिमिट हमारी जो आइस प्लांट की वो लोअर होती है, बिकॉज आपको पता है आइस हमारा क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस और बिलो 0 डिग्री सेल्सियस पे काम करते हैं जब हम कोई भी आइस प्लांट पे परफॉर्म करते हैं। दैट मीन्स क्या हो जाएगा, ए हमारा फॉल्स हो जाएगा और आपका रीजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पावर रिक्वायर्ड पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इज एन बाय सीओपी, देन सीओपी इज द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, देन एन इज इक्वल टू। देखिए इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, देखिए हमारे पास क्या है, देखिए सीओपी क्या होती है, दैट इज इक्वल टू वर्क आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन हीट सप्लाई, ठीक है, आपका वर्क इनपुट, सॉरी यह होता है सीओपी होता है। बट हमारे यहाँ पे क्या है, देखिए पावर रिक्वायर्ड क्या होगी, आपका वर्क इनपुट हो जाएगा आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय सीओपी, ठीक है। तो एन की वैल्यू पूछी हुई है, इसकी वैल्यू दे रखी है एन बाय सीओपी, और हमारा पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन दैट मीन्स 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन क्या होता है, 1 TR दैट इज इक्वल टू 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या 210 किलो जूल पर मिनट। बट मैं इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैं यूज़ करता हूँ इन किलो जूल पर आवर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू 60, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 12660 किलो जूल पर आवर। तो आपका देखिए वैल्यू पुट करते हैं, 12660 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 60, ठीक है। और ये आपकी वैल्यू दे रखी है एन बाय सीओपी। तो जैसे आप कैंसिल करोगे तो आपका वैल्यू आएगा 3.5 किलो जूल पर सेकेंड या फिर 3.5 किलो वॉट। दैट मीन्स ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। बेसिकली क्या है, जो फंडामेंटल जो हमारा जो स्टेटमेंट होता है 1 की TR की वैल्यू जो 3.5 किलोवाट होती है, उसी को हमारा क्या है, थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं जब हमारी जो बेसिक स्टेटमेंट को हमारा क्या है, थोड़ा सा क्या है, थोड़ी सी सफलिंग करके जो स्टेटमेंट की तब पूछ ली जाती है, ताकि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज हो। बस एक्चुअल में क्या है, पूछा गया है 1 TR की वैल्यू होती कितनी है। नेक्स्ट देखते हैं, पावर इनपुट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन ऑफ द सिस्टम इंक्रीज विद डिक्रीज इन द इवेपोरेटर टेम्परेचर। देखिए पावर इनपुट क्या होता है, सीओपी की अगर बात करते हैं, सीओपी होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइडेड बाय वर्क इनपुट, और इन टर्म ऑफ टेम्परेचर दैट इज T2 बाई T1 माइनस T2 रिवर्सिबल कंडीशन के लिए। अब देखिए ये पावर इनपुट है हमारी, ये देखिए क्या होगी, पावर इनपुट पर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इंक्रीज विद डिक्रीज इन इवेपोरेटर टेम्परेचर। क्या ये पावर इनपुट हमारी बढ़ेगी जब हमारा क्या इवेपोरेटर टेम्परेचर घटेगा। तो हमारा क्या है, देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, और ये हमारा यहाँ से हम देख सकते हैं जब ये वैल्यू हम इवेपोरेटर टेम्परेचर घटाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, पावर इनपुट क्या हो जाएगी हमारी, कम हो जाएगी, ठीक है। पावर इनपुट सॉरी हमारी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम बात करते हैं फिगर की हेल्प से, देखिए अगर मैं बताता हूँ TS डायग्राम, ठीक है। तो TS डायग्राम हमारा क्या होता है, वेपर कंप्रेशन सिस्टम का। तो ये बताता है आपको, देखिए TS डायग्राम, ये 1 से 2 हमारा होता है आइसो एंट्रोपिक कंप्रेशन, 3 से 4 हमारा क्या है आपका आइसो आपका एंट्रोपिक प्रोसेस होती है, आपकी आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस होती है आपकी इवेपोरेटर के अंदर, और 4 से 1 देखिए आपका होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। बट जब हम इवेपोरेटर का टेम्परेचर गिराते हैं, ठीक है, जब देखिए हमारा जो इवेपोरेटर टेम्परेचर T2 है, इसकी वैल्यू क्या होगी, अगर हम डाउनवर्ड लेके आएंगे तो हमारा जो वर्क इनपुट का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, अभी तक वर्क इनपुट था 1 से 2 तक, अब हो जाएगा आपका 1 से 2। दैट मीन्स क्या है, वर्क इनपुट की वैल्यू इंक्रीज होगी, पावर इनपुट हमारा बढ़ेगा जब हम आपका इवेपोरेटर का टेम्परेचर क्या करते हैं, रिड्यूस करते हैं, ठीक है। तो 18 का देखिए कौन सा आपका सही हो जाएगा, 18 तो हमारा जो क्वेश्चन है 18 का आपका ए आंसर हमारा सही हो जाएगा। बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। देखिए द वेपर कंप्रेसर साइकिल, तो हमारा कौन कौन सा जो एक्सेस दिखा रहा है, देखिए अगर बात करते हैं TS डायग्राम के, देखिए TS डायग्राम है जो हमारा बेल शेप कर्व होता है, ये बताता है हमारा 1 से 2 प्रोसेस आइसोएंट्रोपिक कंप्रेशन, ठीक है, और 2 से 3 हमारे क्या होते हैं, जो आपका कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन इन कंडेंसर, और 3 से 4 क्या होता है आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस जो कि एक्सपेंशन वाल्व के अंदर होती है, ठीक है, और 4 से 1 क्या होता है आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ठीक है। तो ये हमारा TS डायग्राम है। अब इसको मैं डिनोट करता हूँ प्रेशर वर्सेज एंथैल्पी के फॉर्म में। अब देखिए प्रेशर वर्सेज एंथैल्पी जब मैं ड्रॉ करता हूँ तो क्या होता है, देखिए 1 से लेके हमारा जो प्रेशर हमारा जो होगा 1 से लेके 2 तक, जैसे ही हमारा कंप्रेसर के अंदर जाता है फ्लूइड की प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा, ठीक है। और बढ़ने के बाद 2 हमारा जो मैक्सिमम प्रेशर होगा आपका, देखिए एट द एंड ऑफ कंप्रेशन, तो ये आपका मैक्सिमम प्रेशर होगा। और 2 के बाद हमारा जो फ्लूइड इनलेट करता है आपके किसके अंदर, कंडेंसर के अंदर। तो कंडेंसर में हमारा टेम्परेचर क्या होगा, हमारा देखिए कांस्टेंट जो प्रेशर प्रोसेस होती है कंडेंसर, जो हमारा हीट रिजेक्शन होगा, और यहाँ पे टेम्परेचर की वैल्यू रिड्यूस होगी। तो ये हमारा दिखा रहा है कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन,
और इसके बाद हमारा जो होता है 3 से 4 प्रोसेस, ये आपकी क्या है आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस है। और देन इसके बाद हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हो जाता है, ठीक है, जहाँ पर हमारा क्या करता है रेफ्रिजरेंट हीट को एब्जॉर्ब करता है अपने स्पेस से। तो ये पी आपका प्रेशर वर्सेज एंथैल्पी डायग्राम। और बात करते हैं टेम्परेचर वर्सेज एंथैल्पी डायग्राम। देखिए तो 1 से 2 हमारा ये प्रोसेस है, हमारा क्या है आइसो आपका एंट्रोपिक कंप्रेशन होता है। और कंप्रेशन के दौरान टेम्परेचर के साथ साथ हमारा क्या होता है प्रेशर भी बढ़ता है। तो टेम्परेचर हमारा एक पर्टिकुलर टाइम तक बढ़ेगा और उसके बाद क्या होता है 2 पॉइंट आता है हमारा मैक्सिमम जो टेम्परेचर हमारा अटेन किया हमारे रेफ्रिजरेंट ने। और इसके बाद क्या होगा हमारा कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा कंडेंसर के अंदर और टेम्परेचर स्लोली क्या होगा हमारा वेरी करेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारा देखिए ये जो हमारी स्ट्रेट लाइन फिगर है ये हमारी दिखा रही है फेज चेंज होगा यहाँ पे, ठीक है, फेज चेंज होगा कांस्टेंट टेम्परेचर के अंदर। और इसके बाद हमारा जो हमारा प्रोसेस होगा वो आपका आइसोएंथैल्पिक प्रोसेस होगा, दैट इज 3 to 4। और इसके बाद हमारा 4 से 1 हमारा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये जो कर्व बता रही है टेम्परेचर का ड्रॉप दिखा रही है ये हमारा 2 से लेके 3 के अंदर कंडेंसर के अंदर। तो ये जो फिगर है हमारा टेम्परेचर वर्सेज हमारा क्या है एंथैल्पी फिगर है, ठीक है। तो आपका डी विल बी द राइट आंसर। और देखिए 1 से 2 हमारा टेम्परेचर राइज हो रहा है हमारे, देखिए उसके अंदर कंप्रेसर के अंदर और प्रेशर भी बढ़ेगा। 2 से 3 क्या हो रहा है टेम्परेचर रिड्यूस होगा, ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट है और ये हमारी कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस होगी, ठीक है। और कांस्टेंट प्रेशर हीट रिजेक्शन होगा। और जो बीच में जो पोर्शन हमारा जो कर्व का स्ट्रेट लाइन है ये आपका बता रहा है फेज चेंज प्रोसेस। यहाँ पर रेफ्रिजरेंट हमारा क्या है वेपर फेज से लिक्विड फेज के अंदर आएगा और अपनी हीट को रिजेक्ट करेगा कंडेंसर के आपके अंदर जब वो फ्लो करता है। और 3 से 4 क्या करेगा और टेम्परेचर बिलो हमारा क्या होगा ये और टेम्परेचर गिरेगा ड्यू टू द एक्सपेंशन वॉल्व, ठीक है। और 4 से हमारा 1 क्या होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है। तो ये हमारा क्या है टेम्परेचर वर्सेज एंथैल्पी डायग्राम। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इन अ वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम लिक्विड सक्शन हीट एक्सचेंजर इज यूज्ड टू। तो देखिए अगर हम VCRS में बात करते हैं, जब हम रेफ्रिजरेशन आपका इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए हम जब एफिशिएंसी बढ़ाते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं, ठीक है। और हम हीट एक्सचेंजर क्या करते हैं, हम हीट एक्सचेंजर यूज करते हैं आफ्टर द कंप्रेशन स्ट्रोक, आपका आफ्टर द कंडेंसर स्ट्रोक, ठीक है। कंडेंसर के बाद हम क्या करते हैं रेफ्रिजरेटर जो हीट एक्सचेंजर लगाते हैं ताकि हमारा क्या है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो बढ़ जाए, ठीक है। और पहले रेफ्रिजरेशन इफेक्ट हमारा क्या था ये था, पहले प्रोसेस थी 1 2 3 और ये हमारा 4 प्रोसेस था। बट अब क्या हो गया है प्रोसेस हमारा 3 और ये 4 हुआ था। हमारा न्यू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होगा बढ़ेगा। और देखिए COP के बारे में बात करें तो COP होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बढ़ेगा तो हमारी क्या होगी COP बढ़ेगी और वर्क इनपुट पर हमारा कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा हमारा, ठीक है। तो ये TS डायग्राम में मैंने शो किया है। तो ये वाला जो पोर्स हीट एक्सचेंजर होता है इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, देखिए सक्शन हीट एक्सचेंजर। और ये हमारा क्या करता है जो फ्लूइड को क्या करता है और बिलो टेम्परेचर पे लाता है। और ये वाला जो 3 से 3 प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं सब कूलिंग। तो ठीक है ऑप्शन देखिए हमारा क्या है, तो ये क्या काम करता है कीपिंग द COP कांस्टेंट, प्रिवेंट द लिक्विड रेफ्रिजरेंट, सबकूल द लिक्विड रेफ्रिजरेंट या सबकूल द वेपर रेफ्रिजरेंट। तो देखिए यहाँ पर क्या है लिक्विड फेस ऑलरेडी है तो क्या करेगा ये सबकूल द लिक्विड रेफ्रिजरेंट लीविंग द कंडेंसर। ऑप्शन C विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये कुछ हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि रेफ्रिजरेशन कंडीशन पर बेस्ड हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे देखिए इलेक्ट्रोलक्स जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम है और आपके जितने भी जो नॉमेनक्लेचर ऑफ रेफ्रिजरेंट है और हमारे जितने भी साइकोमेट्री पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये चैप्टर में हमने ऑलरेडी 3 यूनिट कवर कर लिए हैं रेफ्रिजरेशन कंसेप्ट के बारे में। और बाकी सब्जेक्ट को हमने ऑलरेडी जो कवर किए हैं उनका जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो आप बाकी सब्जेक्ट को भी कवर कीजिए। और देखिए बी पॉजिटिव रहिए, आपने जितना भी आप थॉट को पॉजिटिव रखोगे उससे इस तरीके से आपकी जो प्रिपरेशन लेके चलेगी। आप अगर नेगेटिव रहोगे तो प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ेगा और आप अच्छे से लेके नहीं चल पाओगे चीज़ों को। तो मिलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने प्रिपरेशन ऑलरेडी पेज में करी हुई है तो हमारी जो सोशल मीडिया पर हम क्या करते हैं आपने डेली क्विज़ फॉलो करते हैं, आप क्विज़ को अटेम्प्ट कर सकते हैं आपके फेसबुक पे ऊपर और डेली हम उनके सॉल्यूशन भी अपडेट करते हैं। तो हमारी जितनी भी टेक्निकल क्विज़ है वो आप लीजिए और इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है हमारे ऑफिशियल फेसबुक पेज का, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे होम स्टे सेफ।